जय हिंद। पिछले क्लास में हमने बता ही दिया था स्थिर विद्युत किससे कहते हैं और आवेश किससे कहते हैं। अब हम बताएंगे आवेश के प्रॉपर्टीज। ठीक, चलिए हेडिंग डालते हैं आवेश की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आवेश, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको हिंदी में कहते हैं आवेश के गुण। हिंदी में कहते हैं आवेश के गुण। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके पहले हम बता ही दिए थे आवेश क्या होते हैं। आवेश जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये बताता है कि इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो अब हम यहाँ पे बताएं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन स्थिर खड़े रहते हैं, यानी चुपचाप खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उससे हम आवेश कहते हैं। आवेश के गुण हम बताते हैं। आवेश का कुछ पहला गुण देखो क्या होता है, यहाँ पे देखना आवेश का पहला गुण क्या होता है। देखिए आवेश का पहला गुण क्या होता है, तो आप लोग को शायद पता ही होगा आवेश एक कैसी राशि है। आप लोग को पता है आवेश एक कैसी राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारा आवेश होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। अदिश राशि होती है जो हमारा ये आवेश होता है। आवेश एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अब जो कुछ बच्चों को अदिश नहीं पता होता, तो अदिश हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये अदिश क्या होता है, देखिए अदिश का मतलब ये होता है कि इसमें जानते हो बस रिजल्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, इसमें रिजल्ट दिखेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, इसमें डायरेक्शन जो होता है नहीं बताता। इसमें डायरेक्शन नहीं बताता। कहने का मतलब अदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जो दिशा को बताता ही नहीं है, बस ये बताता है कि 10 किलोमीटर गया। जैसे हम बता रहे हैं 10 किलोमीटर गया, ये पूरब की ओर गया कि पश्चिम की ओर गया ये पता नहीं, सिर्फ 10 किलोमीटर गया। ठीक, तो इसलिए जो ये आवेश होता है, आवेश की कोई दिशा नहीं होती है। बस ये क्या बताता है 10 गुलाम, 20 गुलाम, 25 गुलाम कहाँ है ये नहीं बताया, किस दिशा में। बस ये क्या बताता है कि ये बताएगा कितने गुलाम है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बताएगा कि 10 गुलाम पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर। ठीक, अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट ध्यान देते हैं। जो हमारा ये आवेश होता है, आवेश को क्यू, स्मॉल क्यू या बड़ा भी क्यू ऐसे दिखते हो ना, बड़ा भी क्यू होता है ना, बड़ा क्यू से भी व्यक्त करते हैं। ठीक, आवेश को क्यू से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, क्यू से व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी, विद्युत चैप्टर में कहीं पर भी क्यू दिख गया, ऐसे स्मॉल क्यू या बड़ा क्यू दिख जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस क्यू का मतलब क्या है, आवेश की बात हो रही है। ठीक, अब दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं, इसका दूसरा गुण क्या है, देखिए आवेश संरक्षित। आवेश संरक्षित रहता है। देखिए दूसरी हम बात करते हैं आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित समझते हैं आप लोग। देखिए आवेश संरक्षित, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेश का भी क्या होता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं आवेश को क्या होता है, नष्ट किया जा सकता है। बस क्या होता है, आवेश को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, चलिए मान लो ये एक कोई पिंड ए है और एक कोई पिंड बी है और एक कोई पिंड क्या है, सी है। ठीक, अब मान लो इसके पास कितने, इसके पास 5 कूलाम आवेश है, इसके पास 6 कूलाम आवेश है, इसके पास कितना है, 0 कूलाम आवेश है। ठीक, अब इन तीनों को हम घोल देंगे, हिला देंगे, इसे पकड़ के हिला देंगे, पूरा हिला दिए, तीनों मिक्स हो जाएंगे। तीनों मिक्स हो जाएंगे, देखिए इनका टोटल आवेश कितना हो रहा है, 6, 5, 11, 1, 0, यानी कि 6, 5, 11 कूलाम हो रहा है टोटल। अब इन तीनों को हम हिला के घोल मिल देंगे। घोल में इन दोनों क्या करें, हिला मिला के जब मिला देंगे, हिला मिला के मिला देंगे, तब देखिए ए पर मान लो कितना आ गया, 3 कूलाम आ गया। बी पे कितना आ गया, 3 कूलाम आ गया। अब बचा सी पे कितना आ जाएगा, 3, 3, 6 बचा 5 कूलाम आ जाएगा। तो देखो टोटल करने पर इस पर भी तो 11 आ रहा है। देखो टोटल इसका भी 11 हो रहा है, टोटल इसका भी 11 हो रहा है। ठीक, ये क्या था, मिलाने के पहले जब हम मान लीजिए ए का मान इतना था, बी का इतना था, सी का इतना था, तो इन तीनों को हम मिला दिए, मिला के ऐसे खूब बढ़िया घोल घाल दिए। फिर देखेंगे इसका कूलाम जो देखेंगे तो इस पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इसका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट वाला वैल्यू दोनों का क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसलिए कहा देखो 11 मिलाने के पहले भी 11 था, मिलाने के बाद भी टोटल कितना था, 11 था। इसलिए क्या बोला गया कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित का मतलब ये होता है आवेश ना ही मरेगा ना ही जिएगा, ना ही इसको कुछ करेंगे। ठीक है ना, ये जितना रहेगा, जिसे बनाने के पहले जितना था, बनाने के बाद भी इसका क्या होगा, उतना ही रहेगा। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज की बात करते हैं ना। देखिए इंडक्शन ऑफ चार्ज है, डालिए इंडक्शन ऑफ चार्ज।
इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, इसका मतलब होता है प्रेरण, इसका मतलब होता है आवेश। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे करते हैं, अच्छे शब्दों में बोल सकते हैं आवेश का प्रेरण। क्या होता है? आवेश का प्रेरण, आवेश का प्रेरण। ठीक है ना, इंडक्शन वाले क्या होता है? प्रेरण होता है। देखिए हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए चलिए मान लीजिए कोई पिंड है, ये क्या है? कोई पिंड है। ठीक, ये शांति से एक पिंड है, और यहाँ पर भी क्या है? कोई पिंड है। ये क्या है? यहाँ पे भी कोई बॉडी है। बॉडी का मतलब पिंड ही होता है, इसको हिंदी में पिंड लिख दे रहे हैं, पिंड है। और ये जो पिंड है ये आवेशित है। ये पिंड क्या है? आवेशित है। ये जो पिंड है ये क्या है? आवेशित है। ठीक, इसको कहते हैं आवेशित वाला पिंड, इसको कहते हैं बिना आवेशित वाला पिंड, यानी अनावेशित। ठीक, तो ध्यान देना, इस पिंड को बिना इससे टच किए, बिना इससे मतलब बिना चिपकाए, बिना सटाए, बिना टच किए, इसको भी क्या करो? आवेशित कर दो। तो क्या जब इसको बिना इसको इस पिंड को बिना इस पिंड से टच किए अगर ये पिंड आवेशित हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण। ध्यान देना फिर से, ये हमारा एक पिंड है, इस पिंड के ऊपर कोई आवेश नहीं है, और ये दूसरा पिंड है, इसके ऊपर आवेश है। तो इस पिंड को इस पिंड के साथ बिना सटाए, बिना चिपकाए, बिना टच किए अगर ये पिंड आवेशित हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। अर्थात अनावेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ के साथ बिना टच किए, बिना संपर्क किए अगर अनावेशित पदार्थ पे आवेश आ जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम आगे बताते हैं। देखो प्रेरण, ये समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम आपको देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आवेश है, मान लीजिए कोई पिंड है, ये हमारा क्या है? कोई पिंड है। इस पिंड पे क्या है? दो आवेश है, दो ऋण आवेश है। ध्यान देना, इस पर धन आवेशों की संख्या समान है और ऋण आवेशों की संख्या समान है, यानी इस पिंड पर करंट आपको नहीं मारेगा। अगर इस पिंड को आप अगर टच करेंगे तो ये पिंड क्या करेगा? ये हमारा जो पिंड है ये क्या करेगा? ये करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन को दो से धन आवेश है, दो ऋण आवेश है, यानी ये क्या है? न्यूट्रल है, ये उदासीन है। बात समझ में? अगर पॉजिटिव की संख्या और ऋणात्मक की संख्या, निगेटिव की संख्या समान है तो समझ लो करंट नहीं मारेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कोई पदार्थ रख दे रहे हैं, इस पर क्या है? माइनस चार्ज है, और फिर यहाँ पर भी कोई एक पदार्थ लगा दे रहे हैं और इस पे प्लस चार्ज है और इस पे भी क्या है? माइनस चार्ज है। बात समझ में आया? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ठीक, अब देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है। कुछ समय बाद क्या होता है? ये क्षण क्या करता है? प्लस वाले से, ये जो माइनस वाला होता है इस प्लस वाले से क्या होता है? सट जाता है। जो ये माइनस वाला होता है ये प्लस वाले से क्या होता है? सट जाता है। ठीक, जब ये सट जाता है, कभी कभी देखते हो गांव में करंट तेज आ जाता है। जब गांव में करंट तेज आता है तो क्या करते हैं? अर्थिंग लगाते हैं ना। तो यहाँ से एक अर्थिंग निकला हुआ है, यहाँ से क्या निकला हुआ है? अर्थिंग। ये हमारा अर्थिंग हो गया। ये हमारा क्या है? अर्थिंग। अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है, अगर आपके घर में करंट ज्यादा आ रहा है तो करंट को क्या किया जाता है? जमीन के अंदर ढकेल दिया जाता है। यानी कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी के अंदर चाहे जितना भी आवेश हो, पृथ्वी के अंदर चाहे जितना भी आवेश हो, पृथ्वी पी लेती है अपने अंदर। क्या करती है? सभी आवेशों को क्या करती है? अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो ध्यान देना, ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आ जाता है तो इस पर करंट तेज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस अर्थ के जरिए, इलेक्ट्रॉन इस अर्थ के जरिए क्या करता है? पृथ्वी के अंदर घुस जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस अर्थ के जरिए क्या करता है? पृथ्वी के अंदर घुस जाता है। जब ये पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो इस पिंड पर क्या बचता है? इस पिंड पर केवल बचता है प्लस चार्ज। क्या बचता है? इस पिंड पर केवल प्लस चार्ज बचता है। अगर आप इस पिंड को टच करेंगे तो बहुत तेज झटका लगेगा, आप मर जाएंगे। फिर समझिए, देखिए ये एक पिंड है। ठीक, इस पिंड पर धन आवेश 2 है और 2 ऋण आवेश है, यानी इस पिंड पर आप अगर टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इस पर जो आवेशों की संख्या है दोनों की समान है। दो संख्या वो है, दो संख्या इसका भी है। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको झटका नहीं मारेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे इसी पिंड के पास हम क्या करेंगे? इसी पिंड के पास हम क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे इसी पिंड के पास हम क्या करेंगे? एक माइनस का क्या करेंगे? लोहा ला देंगे। ठीक, एक चालक पदार्थ लगा देंगे जिस पर ऋण आवेश होगा। अब ये ऋण आवेश वाला चालक पदार्थ क्या करेगा? देखिए इस पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। क्या करता है? पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। तो ये क्या करता है? चिपक लेता है। चिपकने के बाद क्या करता है? इसको हम अर्थिंग लगा देते हैं। अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाता है तो इस पर केवल पॉजिटिव बचता है। जब इस पर केवल पॉजिटिव बचता है तो अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको बहुत तेज क्या होता है? करंट मार देगा। बात समझ में आ गया? ठीक, अब देखिए
आवेश संबंधित बातें, आवेश संबंधित बातें कुछ बताते हैं, बहुत ही मोस्ट बातें हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आवेश संबंधित बात, देखिए पहला बात क्या होता है, देखिए आवेश के जो चार्ज होते हैं दो होते हैं, कितने होते हैं? दो, ठीक, ध्यान लिख लेना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश। क्या होता है? एक होता है धनात्मक आवेश और ये होता है निगेटिव, और एक होता है ऋण आवेश। क्या होता है? एक होता है ऋण आवेश। बात समझ में आया? एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, ये हमारा धन है और ये भी हमारा क्या है? धन है। तो ध्यान देना, जब धन आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इधर भागेगा और ये क्या करेगा? इधर भागेगा। यानी कि जब दो ध्यान देना, जब दो समान आवेश आपस में पास आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण, रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कैसे आवेश है? दोनों क्या है? समान आवेश है। जब दोनों समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेलेंगे बहुत तेजी से। बात समझ में आया? अब चलिए, यहाँ पे क्या है? माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। जब इन दोनों माइनस को हम आपस में क्या करेंगे? पास लाएंगे तो ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल देंगे। समान आवेश, ध्यान देना, दोनों देखो समान आवेश है ना, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? ढकेलते हैं, दूर भगाते हैं। चल भाई भाग, दुश्मनी होती है इनके बीच में। बात समझे? इन दोनों बीच में क्या होती है? दुश्मनी होती है, दोस्ती 1% भी नहीं रहती। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ढकेलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है? धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश है। बात समझ में आया? ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। तो ध्यान देना, ये जब दोनों विपरीत आवेश होते हैं तो इनके बीच में बहुत ही गहरा क्या होता है? संबंध रहता है। इनके बीच क्या रहता है? बहुत ही गहरा संबंध रहता है। थोड़ा सा भी ये पास आते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? चिपका लेते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? चिपका लेंगे। तो ध्यान देना, जब यहाँ लिख लेना, जब दो विपरीत आवेश पास आते हैं तब इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है? लगता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। हम 3 तक बता दिए थे, अब हम चौथे की बात करते हैं। देखिए आवेश संबंधित बातों में हम चौथे की बात करते हैं। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे आकाश गरजता है, बादल गरजता है। बादल में क्या होता है? जब एक दूसरे बादल आपस में क्या कड़कते हैं, जब बादल कड़कती है वहाँ पे एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ध्यान देना, जब बिजली कड़कती है वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। अब देखिए, कभी कभी आप देखे होंगे जब ट्रक पे या बस पे कंटेनर में जब कोई ज्वलनशील पदार्थ का मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम पदार्थ, गैस उस ये सब जब जाते हैं तो देखेंगे उस गाड़ी के पीछे नीचे क्या होता है? एक क्या होता है? लोहा एक छड़ लटकाई रहती है। क्या रहती है? छड़ लटकाई रहती है। क्योंकि इसलिए लटकाई रहती है क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो जो आवेश उस टंकी के ऊपर बैठता है हवा के द्वारा, जो आवेश हवा और टंकी के बीच में घर्षण द्वारा जो बैठता है, वो क्या करता है? वो टंकी से उतरते हुए सीधे छड़ के नीचे से क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चली जाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर चाहे जितना भी आवेश हो, पृथ्वी अपने अंदर क्या करती है? सोखती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कूलम्ब का नियम। किसकी बात करेंगे? कूलम्ब का लॉ। तो यहाँ पे लिख लेना, लॉ ऑफ कूलम्ब, हिंदी में लिख लेना यहाँ पे कूलम्ब का नियम। हिंदी में लिख रहा है यहाँ पे कूलम्ब का नियम। देखिए कूलम्ब का नियम क्या था? देखिए कूलम्ब के नियम में देखो क्या बताया गया। देखिए इस नियम में ये बताया गया कि दो आवेश हैं, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, दो आवेश हैं और इन आवेशों के बीच जब आकर्षण बल लगेगा या फिर इनके अंदर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा,
तो ये बल जो लगेगा कितना लगेगा, इसी के नियम में ये सब बताया गया। तो कूलाम के नियम में क्या बताया जाता है कि जब दो आवेश होते हैं इनके बीच में कितना खिंचाव बल और कितना ढकेलने वाला बल कितना लग रहा है, यही क्या होता है इस नियम में बताया जाता है। तो हम चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा एक आवेश क्या है, ये है, और इस आवेश का नाम क्या है, Q1 है, और एक हमारा आवेश क्या है, ये है, इस आवेश का नाम क्या है, Q2 है। बात क्लियर हो रहा है। अब इन आवेशों को क्या करेंगे, आपस में पास लाएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। इनके बीच की जो दूरी है क्या है, R है। तो ध्यान देना, जब ये जब आवेश क्या करेंगे, अगर ये आवेश क्या होंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों धनात्मक रहेंगे तो एक दूसरे को ठेलेंगे, या फिर ऋणात्मक रहेंगे दोनों तो एक दूसरे को ठेलेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ध्यान देना, इनके बीच में जो आकर्षण या इनके बीच में जो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसी का मान कितना होगा इस नियम में ये बताया जाता है। बात समझ में आया। तो ध्यान देना, कूलाम का नियम, हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में हम देखते हैं, ठीक है, कूलाम के नियम में हम देखते हैं, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, ठीक। देखिए कूलाम के नियम में हम देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ बता देते हैं हम आपको कूलाम का नियम, ठीक। इसको हम इंग्लिश ला कूलम, ठीक है ना। तो ध्यान दें हम क्या बताए थे, चलो एक आवेश हमारा यहाँ है जिसका नाम Q1 है, और एक हमारा आवेश क्या है यहाँ पे है जिसका नाम Q2 है। बात समझ में आया। और इनके बीच की जो दूरी है क्या है, R है, क्या है, R है। और इनके बीच कोई ना कोई बल लगेगा, अब ये बल क्या डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ढकेलने वाला बल लगेगा, अगर दोनों नेगेटिव रहेंगे तब भी ढकेलने वाला बल लगेगा, अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, प्यार वाला बल बनेगा, यानी चिपकने वाला बल बनेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ध्यान देना, इनके बीच जो होता है दो बल लगते हैं। कौन सा बल लगता है, एक होता है आकर्षण बल, और एक होता है प्रतिकर्षण बल। ये किस पर डिपेंड होगा कि कौन सा बल लग रहा है, इसके आवेश पर डिपेंड होगा। अगर दोनों धनात्मक रहेंगे तो ई वाला बल लगेगा, दोनों ऋणात्मक रहेंगे तो ई वाला बल लगेगा, अगर दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ये वाला बल लगेगा, ठीक। तो ध्यान देना, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम कैसे करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, देखो कूलाम का नियम क्या बताता है, यह नियम यहाँ लिख लेना, यह नियम बताता है कि कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ये नियम क्या बताता है, कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ये नियम बताता है कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अब इस नियम के अनुसार देखिए कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने ये बताया, कूलाम जैसा ये बताए कि भैया ये जो दोनों आवेश उत्पन्न हो रहे हैं ना, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और जो बल लगेगा उसी क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल कर देंगे, यानी इस समानुपाती कर देंगे। तो कूलाम ने क्या किया कि जो ये दोनों आवेश लग रहे हैं इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बलवा उत्पन्न हो रहा है इसी की क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब जितना आवेश बढ़ेगा उतना हमारा बल बढ़ेगा। बात समझना, जितना इन दोनों का आवेश बढ़ेगा उतना ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझना, इसका मतलब ये होता है जितना ये दोनों में से कोई अगर एक बढ़ेगा, अगर किसी एक का चार्ज बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ये बढ़ेगा। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब फिर कूलाम ने ये कहा कि इन दोनों के बीच में जो दूरी होता है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होता है ये क्या होता है, इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये जो बल उत्पन्न होगा इसके दूरी के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप घटाते जाएंगे, अगर इनके बीच की दूरी आप क्या करेंगे, घटाते जाएंगे,
तो ये बल क्या होता है, बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे, दूरी बढ़ाते जाएंगे, तो बल अगर इन दोनों पिंडों को खूब दूर लेते चले जाएंगे, खूब दूर लेते चले जाएंगे, तो इनके बीच जो बल लगेगा क्या होगा, वो क्या होगा, अगर दूर जाएगा तो बल लगेगा तो क्या होगा बताइए, जो हमारा बल लगेगा ये अगर ये दूर होता चला जाएगा, दूरी अगर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला बल घटता जाएगा। अगर ये जैसे पास आएंगे उसके पास क्या होगा, बल बढ़ेगा। या फिर आप क्या करेंगे, दोनों का आवेश बढ़ा देंगे तब भी बल बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करने पर यहाँ लिख लेना समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल करने पर अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा समीकरण है, समीकरण फर्स्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, R स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान देना ये जो है ना अल्फा मॉडल, इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इज प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, इज प्रोपोर्शनल कहते हैं। बात समझ में आया। ठीक, अब ध्यान देना, जब ये क्या होता है, जब ये एक क्या होता है स्थिरांक है, ये हमारा क्या, सॉरी ये हमारा क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारा फॉलो करेगा उसी कांस्टेंट को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो अनुक्रमानुपाती कभी भी हटाने पर हमारा क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह बराबर कर देंगे, इसके पास क्या रखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगेंगे, चाहे वो कांस्टेंट क्या रखो, C रखो चाहे K रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 अपान Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, F बराबर K और यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपान Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसको एक क्या करेंगे, बॉक्स में कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। ठीक, इस फार्मूला को बहुत जरूरी है याद रखना। अब देखिए तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ देखो, जहाँ K क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, एक वैद्युत स्थिरांक है। क्या है ये हमारा क्या है, वैद्युत स्थिरांक है। क्या है, वैद्युत स्थिरांक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, और इस K का मान क्या होता है, इस K का मान जो होगा, इस K का मान होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम क्या करेंगे, K का मान यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर आएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसका कुछ न कुछ तो मान होता होगा। तो ध्यान देना, इसका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, बाकी हम अगले क्लास में बता देंगे।